बच्चों, कक्षा 12 की विषय गणित के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। पिछला अध्याय जो कि था 5, जिसमें हम लोगों ने अवकलज के बारे में सीखा, यानी किस तरीके से हम किसी भी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। आज उसी का हम अनुप्रयोग करेंगे, यानी जो हमने पिछले अध्याय में सीखा है किसी फलन का अवकलज ज्ञात करना, उस अवकलज का हम क्या क्या प्रयोग करके कौन कौन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो अवकलज के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है राशियों के परिवर्तन की दर, यानी कोई राशि है उसमें परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है, यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे उस राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है। इसके बारे में जानने से पहले हम जरा ये सीखते हैं। जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है त्वरण का, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, जिसकी हम लोगों ने परिभाषा भी सीखी है कि त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वहां भी शब्द निकल कर आता है दर। तो दर का मतलब, जब भी दर का मतलब आता है तो उसका मतलब होता है समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन जो समय के साथ साथ होगा, यानी जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको कौन निरूपित करेगा, त्वरण निरूपित करेगा। तो जब भी कहीं दर की बात आती है तो उसका मतलब होता है समय के सापेक्ष परिवर्तन, या फिर और किसी की बात आएगी तो उसे आपसे हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने सीखा dy/dx, ये क्या कहलाता है, अवकलज। ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में सीखा था। तो अब हम इसका उपयोग करेंगे। तो जैसे ये हम लोग लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt। इस तरीके से होता है, यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। उसी तरीके से देखिए यहां पर भी लिखा है। तो इसका मतलब है dy/dx का मतलब है कि y में जो परिवर्तन होगा वो x के सापेक्ष कितना होगा। हम सभी जानते हैं कि जो फलन होते हैं, जैसे ये फलन है y = x, तो y जो है वो x का एक फलन है। तो जैसे जैसे हम x में परिवर्तन करते जाएंगे वैसे वैसे y में भी परिवर्तन होता जाएगा, क्योंकि x क्या है, स्वतंत्र चर, और y क्या है, परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर में परिवर्तन करेंगे तो y यानी जो परतंत्र चर है उसमें भी परिवर्तन होता जाएगा। तो किस हिसाब से परिवर्तन होगा वही हमारा क्या निरूपित करता है, dy/dx, यानी y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये ध्यान रहे, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है तो अपॉन में dx है, और जब केवल परिवर्तन की दर होगी तो अपॉन में dt हो जाएगा। तो जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर कहेगा वो अपॉन में d के साथ लिखा जाएगा, जैसे x के सापेक्ष तो dx, और जिसमें परिवर्तन होगा वो ऊपर लिखा जाएगा तो dy। इसका मतलब है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी जब y x में परिवर्तन होगा तो y में कितना परिवर्तन होगा वो हमारा डिनोट करेगा dy/dx। तो देखिए राशि में परिवर्तन की दर, तो यही परिवर्तन की दर है। तो हम इसका उपयोग करेंगे और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए हम सभी जानते हैं कि जो वृत्त है अगर उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो त्रिज्या बढ़ रही है, उसके सापेक्ष क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले परिवर्तन किसमें दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो हमने त्रिज्या मान ली, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या। तो पहले हम त्रिज्या को मान लेते हैं, तो हम किससे निरूपित करते हैं, r से।
तो चूंकि यहाँ पे दिया गया है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो हम सेंटीमीटर में त्रिज्या को मान लेंगे। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी समय के सापेक्ष, यानी हर 1 सेकेंड में त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर त्रिज्या में परिवर्तन की दर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर परिवर्तन की दर इस तरीके से कही जाएगी तो अपॉन में t लिखा जाएगा dt, और अगर किसी के सापेक्ष कही जाएगी तो उसे आपसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो त्रिज्या में परिवर्तन की दर है वो समय के सापेक्ष है, क्योंकि लिखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो dr अपॉन dt, यानी समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी? 3। तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। एक चीज और, अगर परिवर्तन की दर बढ़ रही है तो हम धनात्मक लिखेंगे, यानी प्लस का लिखेंगे, और अगर परिवर्तन की दर में कमी हो रही है तो हम ऋणात्मक लिखेंगे, यानी माइनस का लिखेंगे। तो डी आर अपॉन डी टी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब हम, और त्रिज्या कितनी है? तो आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें किसमें परिवर्तन की दर निकालनी है? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम इसका सूत्र लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसे t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में सीखा है। तो dA अपॉन dt इक्वल पाई 2r dr अपॉन dt। ठीक, इसमें हम मान रख देंगे। तो dA अपॉन dt इक्वल 2 पाई, r का मान कितना है? 10, और dr अपॉन dt कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 3। तो ये हमारा हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, यानी जो हमारा क्षेत्रफल है वो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अगर ये प्लस का आता है तो बढ़ रहा है, और माइनस का आता है तो घट रहा है। तो लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि अगर एक राशि में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर जो डिपेंड करती है उसमें किस दर से जो है वो परिवर्तन होगा। इसके लिए हमको जितने भी सूत्र हैं वो हमें आने चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, घन का आयतन, इस तरीके से हमें सभी सूत्र आने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के पहला पार्ट है परिमाप, दूसरा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी हम लोगों ने पिछला प्रश्न देखा तो उसमें वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो आसानी से हमने फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, लंबाई घट रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, तो परिमाप घटेगा बढ़ेगा इस ऐसे नहीं जान सकते। क्षेत्रफल घटेगा बढ़ेगा हम इस तरीके से नहीं जान सकते। तो हम वही तरीका लगाएंगे तब हमको समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन कितना है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो ये कितना हो गया dx अपॉन dt, कितना 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब आगे क्या है, दर से घट रही है तो ये ऋणात्मक चिन्ह का हम लिखेंगे। फिर dy अपॉन dt, ये कितना हो गया, y में परिवर्तन की दर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट,
की दर से बढ़ रही है तो प्लस का लिखेंगे, तो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और x की वैल्यू कितनी है 8, और y की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, इतना जो है वो हमें पता है। अब पहला पार्ट परिमाप, तो आयत का परिमाप हम सभी जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप मान लिया हमने C से लिख लिया या P से लिख लें। ठीक, तो आयत का परिमाप P तो कितना होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया P 2 लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी y। अब चूंकि हमें इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तो t के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे, तो dp अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो dx अपॉन dt माइनस का 5 और dy अपॉन dt प्लस का 4, तो ये हो गया 2 माइनस 5 प्लस 4, तो ये हमारा आ गया 2 माइनस 1, तो dp अपॉन dt कितना आ गया माइनस का 2। देखिए माइनस केवल हमें ये बताएगा कि इसमें कमी हो रही है, प्लस बताएगा कि इसमें वृद्धि हो रही है। तो जो आयत का परिमाप है कितना आया -2, इसका मतलब आयत के परिमाप में क्या हो रही है कमी। तो आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्योंकि जिसमें दिया गया था उसी में हमें लिखना है। तो आयत का परिमाप आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। तो इससे हमें यह पता चल गया कि जो आयत का परिमाप है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा होगा, क्योंकि माइनस का आया था, अगर प्लस का आता तो बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आयत का परिमाप है वो हर 2 सेकेंड हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो ये हमारा आयत का परिमाप हो गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल का लिखेंगे। तो अब यहाँ क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल A मान लिया कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल A इक्वल हो गया लंबाई x और गुणे चौड़ाई y। इसको हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो इसमें देखिए ये 2 फलन है, गुणे में है, तो 2 फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लग जाएगा। क्या होता है पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकल गुणांक। अब इसमें हम मान रखते हैं x का मान 8, dy अपॉन dt का 4 प्लस y का मान 6 और dx अपॉन dt का -5। तो ये हो गया 32 माइनस 30 यानी कितना आ गया 2। तो जो आयत का क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन की दर कितनी आ गई 2, प्लस का आया, इसका मतलब क्षेत्रफल जो है वो हमारा बढ़ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। तो जो हम लोगों ने अवकलज का पहला अनुप्रयोग पढ़ा, उसमें पढ़ा राशियों के परिवर्तन की दर। इससे हमें क्या पता चला, पहले तो हमने किसकी सहायता से इसको हल करना सीखा, अवकलन की सहायता से। यानी जो अवकलज मिलता है उसको हम किस तरीके से यहाँ पर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी राशि में परिवर्तन की दर हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए। अब हम लोग जो दूसरा इसका अनुप्रयोग है उसे सीखेंगे।
अब हम लोग अवकलज का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्धमान तथा ह्रासमान। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी फलन है, जैसे मान लिया कि फलन है fx इक्वल एक्स स्क्वायर, जहां x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है r यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, यानी x जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो वर्धमान और ह्रासमान का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हमने एक ग्राफ बनाया, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, ये y डैश और ये हमारी x डैश और ये o हो गया। ठीक, मान लिया कि हमने x की कुछ वैल्यू रखी, जैसे यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, इस तरीके से ये -1 है, ये -2 है। ठीक, हमने एक छोटी सी टेबल हम बना लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ जो फलन हमारा fx है इसका मान हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर जैसे x की वैल्यू जो है वो हमने रखी -2, तो जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। फिर हमने -3/2 रखी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा। फिर हमने x की वैल्यू जो है वो -1 रखी, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो +1 आएगा। फिर हमने -½ रखी, इसका स्क्वायर 1/4 आएगा और फिर 0 रखी तो इसका स्क्वायर में 0 मिलेगा। ठीक, एक हम इधर टेबल बना लेते हैं, ये तो x की वैल्यू घटती वाली होगी। अब कुछ x की वैल्यू बढ़ती वाली देख लें। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे फलन में तो हमें 0 मिलेगा, अगर 1/2 रखेंगे तो 1/4 मिलेगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 3/2 लिखेंगे तो 9/4 मिलेगा और अगर हम 2 रखेंगे तो हमको 4 मिलेगा। ठीक, अगर हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं तो हमको ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से हमको कुछ ग्राफ जो है वो मिला। ये पॉइंट्स हो गए इस तरीके से जिस पे हमने वैल्यू बनाई है। ठीक, इस तरीके से यहाँ कुछ पॉइंट्स इस तरह से हो गए। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, इधर क्या है x < 0, यानी इधर जो है वो x की वैल्यू 0 से कम है और इधर क्या है x < 0, यानी जो x की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जब हम बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं हम चलेंगे तो देखिए हम बाएं से दाएं यानी इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये देखिए हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका? ये ग्राफ हमारा इस फलन का है fx इक्वल एक्स स्क्वायर का। तो जब हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो देखिए धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है, यानी जो उसकी प्रवणता है वो घटती जा रही है, ढाल उसकी घटती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो फलन है वो हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी ह्रासमान है। ह्रासमान का मतलब ही ये है कि फलन का मान क्या होता जाए, कम होता जाए। ठीक, यानी जब भी हम x < 0 के लिए फलन के लिए हम बाएं से दाएं चलेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो हमारा कम होता जा रहा है, यानी जो हमारा फलन है देखिए उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, 4 थी, फिर 9/4 हो गई, फिर 1 हो गई, 1/4 हो गई, 0 हो गई, यानी फलन का मान कम होता गया। तो इसका मतलब ये है x < 0 पर फलन ह्रासमान है। क्यों? क्योंकि ये देखिए आलेख की ऊंचाइयां जो है वो कम हो रही है, यहाँ ऊंचाई ज्यादा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ सबसे कम। अब इसी तरीके से हम इधर विचार करें, हम इधर बाएं से दाएं चलें, तो जब हम इधर बाएं से दाएं चल रहे हैं तो देखिए जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हमारा ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, यहाँ ऊंचाई कम, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा और ज्यादा, यानी जब हम x < 0 की तरफ चलेंगे तो हमारा जो फलन है उसका मान बढ़ता जा रहा है। 0 1/4 एक ज्यादा हो गया उससे थोड़ा, फिर 1 और ज्यादा हो गया, 9/4 और ज्यादा हो गया, 4 और ज्यादा हो गया, यानी x < 0 की तरफ जब हम चलेंगे तो हमारे आलेख की ऊंचाई क्या हो रही, बढ़ रही है, यानी x < 0 पर फलन वर्धमान है। ठीक, तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि फलन वर्धमान है, फलन ह्रासमान है, इसका क्या मतलब हुआ। तो ये तो ग्राफ के माध्यम से था, लेकिन हम हर एक फलन का जो है वो ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे एक अंतराल में वर्धमान व ह्रासमान फलन,
जैसे मान लिया कि f के प्रांत में i एक अंतराल है, अंतराल i में वर्तमान है फलन यदि, देखिए अगर x1 लेस देन x2 है, यानी x1 का मान x2 से कम है, और अगर fx1 का मान भी fx2 से कम है, तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको ग्राफ में समझाया था। और अगर x1 का मान x2 से कम है लेकिन fx1 का मान fx2 से ज्यादा है, तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसी पर आधारित हम एक प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है, तो प्रश्न हमारा ये है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन, तो यहां पर एक हमें फलन दे दिया गया fx इक्वल 7x माइनस 3 r पर वर्तमान है, ठीक। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए जो अभी कंडीशन बताई है उनका हम उपयोग करेंगे। तो देखिए fx इक्वल 7x माइनस 3, सबसे पहले हमने मान लिया, यानी r में है, मान लिया x1 और x2 ये हमारे r में है, ठीक, यानी x1 x2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, r में बिलोंग कर रहे हैं। x1 लेस देन x2 ये हम लोग लेके चलेंगे, ठीक। अब देखिए, अब हमें fx1 लेस देन fx2 या fx1 ग्रेटर देन fx2 के हिसाब से लेकर आना है। वर्तमान है तो fx1 लेस देन fx2 हमें लेकर आना है, जो अभी हमने दिखाया था। देखिए यहां पर कितना है, 7x माइनस 3, x1 लेस देन x2। अब हमने दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दी, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा है रैखिक असमीकाओं में कि अगर हम दोनों तरफ किसी नंबर से गुणा, भाग, जोड़, घटाना करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है, -3, तो हमने दोनों तरफ -3 कर दिया। अब देखिए ये fx की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू हो गई, fx1 की, और लेस देन fx2। तो हम लेके चले थे x1 लेस देन x2, लेकिन हमने प्रूव कर दिया fx1 लेस देन fx2। इसका मतलब कि f r पर वर्तमान है, ठीक। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग फलन वर्तमान है या ह्रासमान है, इसके लिए हम प्रथम अवकलज परीक्षण और माध्यमान प्रमेय जो हम लोगों ने पिछले अध्याय 5 में पढ़ी थी उसका हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो अवकलज का ही प्रयोग जो है वो सीख रहे हैं, तो अब इसका उपयोग हम किस तरह से करेंगे। मान लिया कि कोई फलन है जो कि अंतराल a, b पर सतत है और a, b पर अवकलनीय है, ठीक। इसका मतलब होता है a से b तक, और इसका मतलब होता है a और b के बीच में। पहला, अगर a, b में फलन वर्तमान है तो f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी जो प्रथम अवकलज है उसका मान अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से ज्यादा है, तो फलन वर्तमान है। और अगर प्रथम अवकलज का मान जो है वो 0 से कम है तो फलन उस अंतराल पे ह्रासमान है। और अगर प्रथम अवकलज का मान 0 है तो फलन हमारा अचर हो गया, यानी ना तो वर्तमान है और ना ही ह्रासमान है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, दिखाइए कि फलन fx बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x x बिलोंग्स टू r, r पर वर्तमान है। तो अब हमने जो अभी सीखा है प्रथम अवकलज का प्रयोग, उसके द्वारा हम सीखेंगे। तो जो फलन हमारा दिया गया है इसका हमने एक बार अवकलन किया, यानी प्रथम अवकलज निकाला। तो fx है, इसका प्रथम अवकलज f डैश x हो गया। तो इसके लिए हमको अवकलन जरूर आना चाहिए ताकि हम इसको अच्छी तरीके से लगा पाए। तो अवकलन जरूर सीखे। तो 3x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक, इक्वल। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सही से करेंगे। तो यहाँ पे 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख दिया, इतने में हमें कॉमन मिल गया, यानी उभयनिष्ठ मिल गया 3।
तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इतनी वैल्यू क्या ये हमारी कभी भी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। हम जानते हैं कि स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये धनात्मक हो गया, क्योंकि प्लस का 3 है मल्टीप्लाई में, इसलिए ये पूरी वैल्यू हमारी प्लस की आएगी। और प्लस 1 यानी अगर किसी भी धनात्मक मान में हम प्लस 1 करेंगे तो वो भी तो हमें धनात्मक मिलेगा। इससे हमें ये पता चल गया जो f डैश x है ये पूरी वैल्यू x के किसी भी मान पे आप x का कोई भी मान रखिए, कभी भी ये हमें ऋणात्मक नहीं मिलेगा, यानी धनात्मक मिला, यानी 0 से ज्यादा मिला। तो f डैश x ग्रेटर देन 0, अभी बताया था कि अगर प्रथम अवकलज 0 से ज्यादा आता है तो हमारा फलन जो है वो वर्धमान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हमारा है वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन fx इक्वल ये द्वारा प्रदत्त फलन नंबर 1 वर्धमान है, नंबर 2 फलन दिया गया है। हमें सबसे पहले अंतराल निकालने हैं और फिर किस अंतराल पे वर्धमान है किस पे ह्रासमान है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले फलन का हमने प्रथम अवकलन किया, यानी एक बार इसका अवकलन कर दिया। यहां पर 12 कॉमन मिल गया, इसके हमने गुणनखंड कर दिए, इतने आ गए। उसके बाद f डैश x यानी प्रथम जो हमारा अवकलज है उसको 0 करके यहां से हमने x की वैल्यू निकाली। तो यहां से x की 2 वैल्यू मिली, 3 मिली और -2 मिली। ठीक, उसके बाद हमने संख्या रेखा पे इसको ऐसे ही दिखा लिया, जो कि हम लोगों ने रैखिक असमीकाओं में पिछले साल पढ़ा, संख्या रेखा पे दिखाना। तो ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये -2 और ये 3। तो एक हमारा अंतराल ये हो गया माइनस इनफाइनाइट कॉमा -2। दूसरा अंतराल हो गया ये 2, 3 -2, 3 और तीसरा अंतराल ये हो गया 3, इनफाइनाइट। तो ये 3 हमें अंतराल तो मिल गए। अब किस पे वर्धमान है किस पे ह्रासमान है ये हमें देखना है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो फलन वर्धमान होगा और लेस देन 0 होगा तो ह्रासमान होगा। जैसे देखिए -2 इनफाइनाइट, ठीक, माइनस इनफाइनाइट -2, यानी इनके बीच में कोई वैल्यू हम रख के देख ले, यानी -2 से कम। तो मान लिया कि -3 जो है वो हमने रख के देख लिया। तो जब यहाँ -3 रखेंगे तो ये नेगेटिव साइन मिलेगा, यहाँ -3 रखेंगे तो नेगेटिव साइन मिलेगा, यानी टोटल हमें साइन क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव, यानी प्लस का हमें मिलेगा। इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 मिलेगा। फिर 3 इनफाइनाइट पे, तो 3 और इनफाइनाइट के बीच कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं। हमने 4 रख के देख ली, तो यहाँ जब 4 रखेंगे 4 - 3 प्लस का मिलेगा, यहाँ 4 रखेंगे प्लस का मिलेगा। ठीक, तो हमें f डैश x यहाँ भी ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो इन दोनों अंतरालों पे फलन हमारा क्या हो गया? वर्धमान हो गया। अब इस अंतराल पे चेक करेंगे, तो -2 और 3 के बीच कोई वैल्यू रख के देख लें। तो जैसे हमने 1 रख के देख लिया, यहाँ 1 रखेंगे 1 - 3 माइनस का मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो प्लस का मिलेगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का। f डैश x लेस देन 0 हो गया, यानी इस पे फलन जो है वो हमारा ह्रासमान हो गया। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि प्रथम अवकलज का प्रयोग किया और हमने राशियों के परिवर्तन की दर निकालना सीखा, यानी अगर एक राशि में परिवर्तन हो रहा है तो उससे संबंधित दूसरी राशि में परिवर्तन किस हिसाब से होगा। फिर हमने सीखा कि कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान है ये हम कैसे ज्ञात करेंगे और किस अंतराल पे वो वर्धमान है या ह्रासमान है निकालेंगे। अब कुछ गृह कार्य आपको देते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। तो आज गृह कार्य में जो मैंने पढ़ाया राशियों के परिवर्तन की दर और फलन वर्धमान और ह्रासमान किस अंतराल पे है और कैसे हम ज्ञात करेंगे, उस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। आशा है कि आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि अवकलज के अनुप्रयोग हम किस तरीके से करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में और फलन वर्धमान है या ह्रासमान है इसको ज्ञात करने में। धन्यवाद।